जी, आज हम करेंगे लॉ गेट के लिए एमसीक्यूज़ जो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आते हैं हमारे लॉ गेट में, तो हम उसकी अब तैयारी करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है जो किसके वर्सेस है, वर्सेस गवर्नर और जनरल ऑफ पाकिस्तान है। तो ये कब था, पीएलडी 1955 एफसी 240 में। उसके बाद हमारे पास जो है पहला एमसीक्यू है, हु डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिसॉल्व की थी असेंबली जो लीडिंग से थी टू द मौलवी तमीज़ुद्दीन खान पिटीशन, वो गुलाम मोहम्मद ने की थी। जो दूसरा एमसीक्यू है उसमें आ रहा है, फेडरल कोर्ट मेजोरिटी दिस ईयर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जो हेल्ड थे डिसोल्यूशन वाज, वो क्या था, वैलिड और लॉफुल था। उसके बाद कौन सी जजमेंट थी जो कि फेमस नॉन डिसेंट था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, वो थी जस्टिस कॉर्नियस थे। आगे हमारे पास आ रहा है, द लार्ज रीजनिंग यूज द मेजोरिटी इन मौलवी तमीज़ुद्दीन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएट करा है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट नेसेसिटी टेक्निकल ग्राउंड वैलिडिंग एग्जीक्यूटिव एक्ट से करा। उसके बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन जजमेंट 1955 क्या हिस्टोरिकली ही सिग्निफिकेंट है, क्यों है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, क्यों के लिए, इट सीम्स एज अ लेजिटिमाइज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन एंड वीकिंग द असेंबली पिटीशन। आगे हमारे पास छठा एमसीक्यू आ रहा है, द रेलिवेंट एंड प्री एग्जिस्टिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट एग्जामाइंड इन दिस केस वाज द, क्या था, गवर्नमेंट एक्ट 1935 था। उसके बाद हम जो अगली चीज़ आ रही है, वन सेंट्रल प्रोसीजर इशू इन द केस वॉज वेदर, तो क्या था, द गवर्नर जनरल एसेंट वॉज नेसेसरी फॉर द असेंबली बिल था। उसके बाद अगली चीज़ जो आ रही है, द मेजोरिटी डिसीजंस इन द केस लेटर इन्फ्लुएंस, वो क्या है, वो है जुडिशियल वैलिडेशन ऑफ लेटर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर, यानी कि डॉक्ट्राइन प्रेसिडेंट है। अगला हमारे पास आता है स्टेट वर्सेस दसो केस, ये क्या है, पीएलडी 1958 एससी 533। इसमें क्या, इन दसो केस द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन विच थ्योरेटिकल अप्रोच टू वैलिडेट द न्यू रिगम, तो वह कैल्सन थ्योरी ऑफ लार्ज रेवोल्यूशन है हमारे पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट से अफेक्ट कर रहा है बिहाफ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन के, दैट डिसीजन अनफेवर्ड दसो वाज, वो क्या था, सेट एसाइड या रिजर्व या रिवर्स इट। उसके बाद हमारे पास 11वां आ रहा है, दसो केस इफेक्टिवली हेल्ड दैट व्हेन अ रेवोल्यूशनरी रिजम हम बिकम्स इफेक्टिव, वो क्या है, ये ऑटोमेटिकली ही इनवैलिडिएट और क्या है, रिप्लेस बाय द न्यू इफेक्टिव ऑर्डर है। उसके बाद मेरे पास 12वां एमसीक्यू आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट वाज इन फोर्स, कौन सा डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो कि इन्फोर्स हुआ था और कंसीडर हुआ था दसो डिसीजन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था। दसो रूलिंग वाज लेटर क्या थी, ओवर रूल थी बाय अस्मा जिलानी, पीएलडी 1972 में, उसके 1972। उसके बाद द सब्जेक्ट मैटर दसो ओरिजिनल अपील रिलेटेड टू, किससे रिलेट करी थी, कॉन्विक्शन अंडर द फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन एफसीआर। उसके बाद दसो जजमेंट इज़ द मोस्ट क्रिटिसाइज फॉर, दसो जजमेंट है किस चीज़ के लिए मोस्ट क्रिटिसाइज हो रही है, लेजिटिमाइजिंग in cops by focusing on efficacy rather than the legality. उसके बाद में पास आ रहा है, अ पार्टिकुलर कॉन्सिक्वेंट ऑफ द दसो डिसीजन वाज, वो क्या था, मेकिंग इट ईजियर फॉर सब्सिक्वेंट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिजाइम्स टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम कोर्ट्स। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं मिस अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब। इसमें है क्या डेट, इसमें हम देख रहे हैं पीएलडी 1972 एससी 1939। अस्मा जिलानी चैलेंज डिटेंशन अंडर विच इंस्ट्रूमेंट, तो किसमें से चैलेंज किया था, मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। आगे देखें, द सुप्रीम कोर्ट्स की होल्डिंग अस्मा जिलानी वॉज, वो क्या थी, वो थी कि मार्शल लॉ एंड इट्स एक्ट्स आर इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दसो ओवरटर्न्ड। उसके बाद में पास आता है, अस्मा जिलानी इन फेमस फॉर डिक्लेयरिंग विच पर्सन अब्सर्वर, तो वो कौन सी है, वो याहिया खान है। उसके बाद वन मेजर लीगल इफेक्ट ऑफ अस्मा जिलानी वॉज टू, वो क्या था, अफर्म सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्टोर जुडिशियल रिव्यू। आगे हम पास आ रहा है, विच प्रेसिडेंट डिड अस्मा जिलानी स्पेसिफिकली ही ओवर रूल, वो था दसो केस, वो दसो था।
वो कौन सा प्रेसिडेंट था जिसमें अस्मा जिलानी स्पेसिफिकली ओवर रूल थी, वो 200 था। उसके बाद हमारे पास अस्मा, आफ्टर अस्मा जिलानी कोर्ट हेल्ड दैट एक्ट अंडर द मार्शल लॉ और वो क्या है इनवैलिड अनलेस वैलिडिटी बाय द पार्लियामेंट लेटर। उसके बाद हमारे पास क्या अस्मा जिलानी ही रिस्टोर विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल पावर, तो अस्मा जिलानी ने किस पावर को रिस्टोर किया था, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू इन्फोर्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 24 जिसमें लिखा हुआ है द जजमेंट इन अस्मा जिलानी कंट्रीब्यूटेड मोस्ट डायरेक्टली, वो क्या है रिजेक्शन ऑफ द लीगल पॉजिटिविज्म जुरिस्डिक्शन फॉर कॉप्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेगम, चौथा केस आ रहा है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फेडरेशन PLD 1977 SC 657। द पटिशन इन दिस केस वॉज, वो क्या थी, बेगम नुसरत भुट्टो। अगला हमारे पास आ रहा है द प्रिंसिपल लीगल क्वेश्चन इन नुसरत भुट्टो वास, वो हमारे पास क्या था, वैलिडिटी ऑफ ज़ियाउल हक 1977 मार्शल लॉ एंड सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला हमारे पास आ रहा है द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन नुसरत भुट्टो हेल्ड दैट 1977 टेक ओवर वॉस, वो क्या था, वैलिडिएट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। आगे 28 देखें, द डॉक्ट्राइन invoked by the court to justify takeover in this case is commonly called doctrine of necessity। उसके बाद 29 देखें, a legal consequence of doctrine was, क्या है, approval of martial law subject to condition and eventual return to civilian rules। हमारे पास 30 आ रहा है, the नुसरत भट्टो decision is widely discussed among scholars because it demonstrates how courts may validate military takeover in difficult political context। अगला हमारे पास आ रहा है द petition in नुसरत भुट्टो was filed under which legal mechanism, आर्टिकल 184 के आर्टिकल 4 के सबसेक्शन 3 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट petition है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है which later doctrine case was used to criticize the नुसरत भट्टो वैलिडिटी, हमारे पास अस्मा जिलानी रिजेक्शन ऑफ सच वैलिडेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान PLD 1933 SC 473। इसमें हमें क्या पता है, हाँ, द नवाज शरीफ केस 1933 प्राइमली इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन पावर, वो कौन सी थी, वो थी आर्टिकल 58 टू बी प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन दिस केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, उसने ऑर्डर दिया था रिस्टोर द नेशनल असेंबली एंड प्राइम मिनिस्टर डिसोल्यूशन डिक्लेयर इनवैलिडिटी। उसके बाद मेरे पास अगला आ रहा है द डिसीजन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, डिसीजन सिग्निफिकेंट क्यों था, क्योंकि लिमिटेड मिस यूज ऑफ आर्टिकल 558 टू बी एंड स्ट्रेंथन जुडिशियल रिव्यू ओवर डिसोल्यूशंस था। उसके बाद द एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 58 टू बी इज सब्जेक्ट टू judicial review for malified malice or lack of constitutional grounds था। which year was the decision delivered, तो ईयर हमारे पास 1933 था। the नवाज शरीफ जजमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ jurisprudence लिमिटिंग क्या है, प्रेसिडेंट आर्बिट्रेटरी सोल्यूशन पावर। उसके बाद हमारे पास 39 आ रहा है, द 1933 रेस्टोरेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट अराउंड, तो वो क्या है, रिपील अमेंड ऑफ आर्टिकल 58। तो हमारे पास अगली चीज़ आ रही है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जजिस केस PLD 1966। ठीक हो गया। इसमें क्या है, द मेन सब्जेक्ट ऑफ अल जिहाद ट्रस्ट वॉज, तो मेन सब्जेक्ट क्या था, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट जज एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या आ रही है, द केस एम्फेसाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मस्ट इंश्योर, क्या इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आगे है वन ऑफ द आउटकम अफेक्ट फ्रॉम अल जिहाद ट्रस्ट वॉज द जुडिशियल पुश फॉर, किसके लिए था, अ जुडिशियल कमीशन और मैकेनिज्म टू लिमिट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन अपॉइंटमेंट्स। अगला हमारे पास आ रहा है अल जिहाद ट्रस्ट केस इज ऑफन साइटेड फॉर, तो क्यों था, अंडरलाइंग नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी ड्यू
process in judicial appointments. अगला हमारे पास आ रहा है the petitioner in Al Jihad were seeking, क्या करे थे, transparent independent system for the judicial appointment. उसके बाद अगला देख लीजिए, the case contributes to debates that lead to creation of various judges, selection reforms, the evolution judicial commission ideas. उसके बाद 46 में क्या है, जिहाद ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट गेट क्यों है, क्योंकि लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, किसके लिए, फॉर सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बाद. उसके बाद जफ़र अली शाह एंड अदर वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ. ये हमारे पास कब का है, 2000 का, PLD 2000 SC 869. इसमें क्या लिखा हुआ है, द 1999 मिलिट्री टेक ओवर बाय द मुशर्रफ वाज चैलेंज इन विच लैंडमार्क केस, कब हुआ था, जफ़र अली शाह वर्सेस मुशर्रफ. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है जफ़र अली शाह में हेल्ड हुई थी मुशर्रफ टेक ओवर में. ये क्या थी, वैलिड थी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी सब्जेक्ट टू द कंडीशन रोड मैप. उसके बाद हमारे पास आता है द कोर्ट इन जफ़र अली शाह रिक्वायर्ड फ्रॉम मुशर्रफ. ये क्या था, रोड मैप था, किसके लिए, टाइम फ्रेम के लिए, किस चीज़ के लिए, रिटर्न करने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के लिए, जैसा कि इलेक्शंस. उसके बाद मेरे पास 50 आ रहा है, जफ़र अली शाह के अंडर जो जजेस जो थे हु टेक ओथ अंडर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर PCO वर, वो क्या थे, वो थे पार्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल लेजिटिमेसी इश्यूज थे और राइज किया गया था लेटर लीगल चैलेंजेस को उन्होंने राइज किया था. जफ़र अली शाह क्या प्राइमरी एसोसिएट है with which doctrine, primary associate है with doctrine of necessity limited validation. उसके बाद मेरे पास 52 आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, the case significant for GATT because it helps understands how court balance legality of takeover or with the pragmatic requirement for restoring constitutional order. उसके बाद क्या है, one critic of Zafar Ali Shah scholars that is, ये क्या है, allow conditional legitimize of courts counting a petition counting a pattern of the judicial validation of extra constitutional act. उसके बाद खान असफंदियार वली वर्सेस अदर फेडरेशन है. तो इसमें क्या है, PLD 2001 SC 607. इसमें है खान असफंदियार वली प्राइमरी कंसर्न विच लॉ ऑर्डिनेंस, वो हमारे पास है नैब ऑर्डिनेंस यानी कि नेशनल असेंबली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगला हमारे पास 55 आ जाता है, द सुप्रीम कोर्ट अप्रोच इन दिस केस वॉज, वो क्या था, अपहोल्ड पार्ट ऑफ ऑर्डिनेंस बट इंसिस्ट ऑफ द सेफगार्ड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फेयर ट्रायल. अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है 56 में क्या लिखा हुआ है, द केस एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ, तो किस चीज़ की प्रोटेक्शन एम्फाइज करा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ एक्यूज, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, ये इसमें आ जाते हैं इवन अंडर द एंटी करप्शन लॉज. उसके बाद खान असफन वली ही इज़ यूज़फुल इन गेट, क्यों यूज़फुल है गेट नॉलेज में, क्योंकि लिए ये लिमिट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव और मेयर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को करता है. उसके बाद मेरे पास द कोर्ट इन दिस केस इंडिकेट दैट एंटी करप्शन मेयर्स, वो क्या है, मे नॉट वायलेट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड मस्ट बैलेंस. अगला हमारे पास आता है, आफ्टर दिस जजमेंट द लीगल petition in that NAB extraordinary was, वो क्या था, are subject to constitutional security and must respect fair trial safeguard. आगे हमारे पास 60 आ जाता है, इसमें लिखा है द खान असफन वली केस शोज दैट कोर्ट विल क्या होगी, अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इवन व्हेन डीलिंग विद द पावरफुल एंटी करप्शन रीजम्स. ठीक हो गया, ये हमारे पास तमाम केसेस थे जो कि हमारे पास लॉ गेट में MCQs इनके आते हैं. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.